रोलिंग क्या? असल में पता ही नहीं चलता कि कब से ये उंगलियां ऐसे दौड़ती जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता आप कब से इस यंत्र की ओर देखे जा रहे हैं। बस स्क्रॉल करे जा रहे जब तक ये आंखें दुख नहीं जाती, आपका ये बटन बंद नहीं होता। जी हाँ, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ भावना नैयर। आंखें तो आप सबको पता है ना, बहुत कीमती हैं। साहित्य से लेके सिनेमा तक, कहाँ तक आंखों के कसीदे नहीं पढ़े गए हैं। आज बात आंखों की ही होगी, क्योंकि आंखों को आप लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए इससे बेहतर गेस्ट कौन हो सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जे.एस. तेतियाल, जो डिस्टिंग्विश्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और करीब करीब 40 साल तक उन्होंने एम्स के साथ काम किया है और अब वो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जे.एस. तेतियाल पद्मश्री अवार्डी हैं और देश के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। ये पहले इंडियन डॉक्टर हैं जिन्होंने लाइव सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशंस की हैं यूएसए में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तेतियाल टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। Namaskar, Bhavna ji. It is really interesting and excited to be in this podcast today. डॉक्टर तेतियाल, आंखें तो सब बयां कर देती हैं ना, सुख दुख खुशी। तो क्या आंखें आपके शरीर की बीमारियां का पता भी बता देती हैं? इनफैक्ट शरीर में जितनी बीमारियां आपको हो रही है उसका डायग्नोसिस आंखों के थ्रू कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां हम जो है पहले डॉक्टर होते हैं जो शरीर की बीमारी के बारे में बता सकते हैं, जो सीरियस भी हो सकते हैं। जैसे आपको ब्रेन ट्यूमर होना, या आपको दिल की बीमारी होना, या आपको हाइपरटेंशन होना, या आपको डायबिटीज़ होना, या कोई ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर है। वो आंखों को देख करके बता सकते हैं कि आपके बच्चे में या आप में बीमारी है, या फिर हो सकती है फ्यूचर में। जैसे रिसेंटली टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि हम जाते हैं लोगों को अपने हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए, जन्म पत्री लेके जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, बट एक्चुअली वो पूरा डिपिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में हम आंखों के रेटिना का पिक्चर ले लें और आपके सेल्स को हम ठीक से देखें तो बता सकते हैं कि आपको 50 साल के बाद अल्जाइमर हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो आंखों के बारे में तो क्या कहें, इसकी सुरक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आईज कैन बी विंडो टू योर बॉडी ऑल्सो। लेकिन शरीर की जो बीमारियां हैं वो भी आंखों को अफेक्ट करती है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल करना हम कितने बोलते हैं लोगों को। इनफैक्ट हमारे अपने फिजिशियन जो है हमारे देर से रेफ़र करते हैं पेशेंट को। तो सबको अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि सिस्टमिक बीमारियां जो है आंखों में रिफ्लेक्ट करती है, आंखों से झलकती है। सर, आंखों की बीमारी होती क्यों है? क्या ये जेनेटिक है या फिर डिजिटल स्क्रीन इसका एक बड़ा कारण है या कोई और कारण है? ये सबसे बड़ा फैक्टर तो जेनेटिक्स ही होता है। आप जो है पैदा होते हैं अपने जेनेटिक्स के साथ। हाँ, यस, उस जेनेटिक्स को मॉडिफाई करने के लिए इतने सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर आजकल आ गए, जैसे आप कह रहे हैं। डिजिटल मीडिया हो गया, आपका जो है डेली रूटीन हो गया, आपके काम करने का तरीका, कामकाजी एटमॉस्फेयर, स्ट्रेस है लाइफ में, और जो बेसिकली जो हमारा जो खाने पीने का जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और वो सब जो है कंपाउंड करता है इस जो एग्जिस्टिंग जेनेटिक्स आपकी है। यदि आप हेल्दी जेनेटिक्स से पैदा हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई टू आई कांटेक्ट की बातें हम करते थे। एक इंसान दूसरे इंसान की आंखों में आंखें देखकर बात करे, लेकिन आज तो हम आंखों में आंखें देखकर बात फोन से करते हैं, डिजिटल स्क्रीन से करते हैं। ये डिजिटल स्क्रीन से प्यार इतना क्यों हमारा बढ़ गया और ये मोह जाने का नाम ही नहीं ले रहा? ये तो जो है बहुत आपने जो है 21st सेंचुरी की जो है एक चलन है, या एक तरह से देखा जाए तो लाइफस्टाइल है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। पहले जो है लोगों का जो है आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता था। अब प्यार के लिए भी आपको डिजिटल मीडिया से जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे इस सेंचुरी की जो देन है, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इसी सेंचुरी के देन है। और इसके कारण से जो सुविधाएं हो रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में बड़े सारे असुविधाएं या फिर डिफ़िकल्टी भी जुड़ी हुई है। अब हम जानते हैं कि बच्चों में जो है ज़्यादा इसमें काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करेंगे, छोटे प्रिंट्स देखेंगे, पढ़ाई का इतना बोझ है, उसके ऊपर से पढ़ाई आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं या फिर आईपैड में कर रहे हैं, उससे आपको जो है दृष्टि दोष या मायोपिया हो सकता है। जो कामकाजी लोग हैं उनको ड्राइनेस हो सकता है आई में, क्योंकि जब आप मोबाइल में या फिर स्क्रीन में देखते हैं तो आप पलक नहीं झपकते हैं, ब्लिंकिंग कम हो जाती है। जैसे ब्लिंकिंग कम होगी तो आंखों में सूखापन या ड्राइनेस हो जाता है।
स्पेशली जो आपकी तरह यंग लोग हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या जो पहनते होंगे, उनको भी जो है ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, इससे आँखों का जो स्ट्रेन होता है, सुबह से लेकर शाम तक ये बढ़ता चला जाता है। और ये केवल आँखों में नहीं होता है, आपके माथे में, आपके पूरे चेहरे में जो है इसका इफ़ेक्ट हो जाता है। कभी-कभी आप देखते हैं आपकी जो पोज़ीशन होती है, इतनी रिजिड होती है, तो आपकी गर्दन में भी इससे जो है दिक्कत आ जाती है। और साथ में सबसे मेजर प्रॉब्लम आजकल जो हम फेस कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल है। आप जो है एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी हो जाते हो। आप जो आपकी जो है दुनिया जो है मोबाइल फ़ोन में रह जाती है। तो आपको एक्सपोज़र ही नहीं सोसाइटी में। साइकोलॉजिकली आपकी जो इम्प्रेशन जो है आपके अपने लिए या दुनिया के लिए भी चेंज हो सकता है। आपने बात करी बच्चों की। कोई एक नवजात बच्चा है, हमें मालूम नहीं कि उसकी आँखें कमज़ोर हैं। क्या शुरुआत में ही आँखें कमज़ोरी का पता लगाया जा सकता है? ज़रूर, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। बच्चा करीब जब 2 महीने का हो जाता है तो बच्चा अपनी मदर को पहचानना शुरू कर देता है। यदि आपको लगता है कि बच्चा जो है मदर को नहीं पहचान रहा है, केवल साउंड से पहचान रहा है या फिर जो हम खिलौने उनको दे रहे हैं उसके पास अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो इंडिकेशन कि आपको बच्चे की नज़र साफ़ नहीं है। तो वही टाइम में तुरंत जो है आँखों की चेकअप करानी चाहिए उनको जो है। बच्चों में बढ़ने वाले मायोपिया के 2005 में ये सिर्फ 4% था। 2 दशक बाद ये 25% पहुंच चुका है। आज से 2 दशक बाद की बात करें तो किस ओर हम जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बिना टीवी या मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाते। या फिर बात अगर पेरेंट्स की भी करें तो आप देखेंगे रेस्टोरेंट में या फिर कहीं और वो मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, तो उनको भी एक बड़ा हथियार मिल गया है। ऐसे में ये डिजिटल स्क्रीन कितनी बड़ी घातक बीमारी बन सकती है बच्चों के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो हम भी देखते आ रहे हैं। बड़े सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं, बच्चा रो रहा हो तो पेरेंट्स से मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। बच्चा चुप हो जाएगा, हमें काम करने के लिए जो है टाइम मिल जाएगा। इनफैक्ट वो नहीं जानते कितना अपने बच्चे के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं फ्यूचर के लिए। और जहाँ तक बच्चों में एक एज ग्रुप होता है जहाँ आई ग्रो कर रही होती है। जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो 100% ग्रोथ नहीं होती है बच्चे की। तो आने वाले 2-3 सालों में जाके आँख की ग्रोथ जो है 100% हो जाती है। ये 2 या 3 साल ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पर आपको स्ट्रेन करेंगे आँखों में, तो आँखों का शेप या साइज़ चेंज हो सकता है। तो यदि 3 साल से कम के बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन दोगे, तो सबसे ज़्यादा आँखों में नुकसान उस बच्चे को होगा, क्योंकि तब आँख ग्रो कर रही होती है, आप उस ग्रोथ के लिए स्ट्रेस दे रहे हैं, हम्म। तो आँख की ग्रोथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे मायोपिया हो जाता है। तो आँख की एक लेंथ होती है, तो इस प्रेशर में लेंथ बढ़ सकती है, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना मायोपिया बढ़ेगा। तो ये हम कहते हैं इसे प्रोग्रेसिव मायोपिया या फिर मायोपिया बढ़ते चले जाना। और वो तब जाके रुकता है जब आपकी शरीर की या आँख की ग्रोथ कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो आप जानते हैं शरीर की ग्रोथ तो प्यूबर्टी तक चलती रहती है, 13 साल तक, 15 साल तक। तो सिमिलरली आँखों की ग्रोथ भी चल सकती है। और ये जो आप कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन में जो है बच्चे काम करते रहते हैं या पेरेंट्स उनके ध्यान नहीं देते हैं, ये जो है शरीर को जो है चेंज कर देता है, आइज़ को भी चेंज कर देता है। तो मायोपिया डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है पूरे वर्ल्ड के लिए कि 2050 तक 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की मायोपिक हो जाएगी। कह सकते हैं कि मायोपिया एक एपिडेमिक है जो एक यस, साइलेंट एनिमी के तौर पर आगे बढ़ता हुआ एक दीमक की तरह आंखों को खाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक जो है शारीरिक डिफॉर्मिटी हो जाती है, आपको ग्लासेस लगाने पड़ सकते हैं। अब ये सोच लो कि वो आदमी जो थिक ग्लासेस लगा रहा है जिसको मायोपिया हो जाता है, -5 से ज़्यादा हो गया, तो ये आर्म फोर्सेस के लिए फिट नहीं है, फोर्सेस के लिए फिट नहीं है, एकेडमी उसके लिए फिट नहीं है। तो हमारे सोसाइटी को कितना नुकसान है इसमें, देखो प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाएगी। तो एक इफ़ेक्टिव ज़िंदगी होने के लिए आई का भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये एक डरने वाली बात तो है, जैसे आप कह रहे हैं एपिडेमिक तो एक डरने वाली बात है। लेकिन हम जो है डराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये रोक सकते हैं इसको बीमारी को। ठीक डॉक्टर साहब, अब बात चश्मे की करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि चश्मा पहनना कब है, कब ये पता चले। एज ग्रुप भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि कब पता चले कि चश्मा पहनने की ज़रूरत अब पड़ गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देर बहुत हो चुकी होती है। तो चश्मा तभी लगाना चाहिए जब आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, दूर के लिए या पास के लिए दोनों। दूर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो है एक मैं कहता हूँ कि एक स्टॉप एरियाज है,
जैसे आपका बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है, वहाँ चेकअप ज़रूर कराइए। जब आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में होता है, तो एक चेकअप ज़रूर कराइए क्योंकि उसको आगे जाना होता है। और उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आई चेकअप होते चले जाते हैं। दूसरा अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज, जब आपको पास का चीज़ साफ दिखाई देने लगता है या दूर बैठ के देखने लगता है, तब चेकअप ज़रूरी है। तीसरा, जब आप 60 के ऊपर हो जाते हो, तब बड़े सारे आँखों में बीमारी आने शुरू हो जाते हैं। ये 3 टाइम है जहाँ पर आँखों की चेकअप कंपल्सरी है। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, चश्मा एक बार लग गया, क्या रिवर्स विजन हो सकती है? क्योंकि आप इंटरनेट पे जाएं तो दावे तो कई किए जा रहे हैं, कई मिश्रण भी अवेलेबल है, कई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। कहा यह जा रहा है कि इनको लगाइए, खाइए, 100% चश्मा उतर जाएगा। इसको मैं 2-3 तरह से लूँगा। यदि मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं कहूँगा एक बार चश्मा लगा लो, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। हाँ, हो सकता है आपका चश्मा उतर जाए, जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो जाए कि मैं चश्मा लगा लूँ। कि बस बहुत से टाइम पेरेंट्स कहते हैं चश्मा लग गया तो उतर नहीं सकता है, तो चश्मा लगाते ही नहीं है फिर वो। तो एज अ पॉइंट ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, यदि आपका प्लस का चश्मा हो, आप बच्चा ग्रो कर रहा हो, तो ये नंबर धीरे-धीरे हट सकता है। यदि माइनस का नंबर आ गया हो, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आँख का शेप ऑलरेडी बन चुका होता है। हाँ, कुछ एक्सरसाइज़ेज़, कुछ आइज़ के जो सूदिंग इफ़ेक्ट लाने के लिए, उससे जो है आपका आई का स्ट्रेन कम हो सकता है, तो आपका मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे पहले। और साथ में बड़े सारे ऐसी चीज़ें हैं, आपकी डाइट का इम्प्रूव कर लो, फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव कर लो, तो आपकी जो है चश्मे की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, यदि आपका नंबर बहुत माइनर हो तो। यदि नंबर ज़्यादा हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव और गेट रिड ऑफ ग्लासेस, अनलेस कि आप 18 साल से ज़्यादा हो जाए, तब जो है आपकी आंखें सूटेबल है तो लेजर सर्जरी करा सकते हैं आप जो है। ये 0 नंबर के ग्लासेस क्या होते हैं डॉक्टर साहब? जीरो नंबर ग्लासेस बेसिकली एक तो दो तरह के हो सकते हैं। एक कॉस्मेटिक हो सकता है जो आपको आपके चेहरे में जो है उसकी रंगत बढ़ा दे। दूसरा होता है थोड़ा सा प्रिवेंटिव, जैसे आपके ड्राइनेस है आपको तो हवा डायरेक्टली हिट नहीं करेगी। तीसरा ये है कि उसमें मुझे रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटी लगा सकते हैं उसमें, या फिर ब्लू फिल्टर लगा सकते हैं। तो कभी कभी जीरो पावर लेंसेज भी लोग लगाते हैं, इफेक्टिव भी रहता है, लेकिन सही इंडिकेशन होना चाहिए उसके लिए। सर क्या चश्मा पहनना ज़्यादा बेटर है या फिर लेसिक कराना? बड़ा सवाल है ये। हाँ, देखो जहाँ तक भगवान ने जो आपको एक चेहरा दिया है, बॉडी दिया है, वो तो जो है उसको छेड़ना अच्छी बात नहीं है। तो बिना छेड़े आपके काम चल सकता है तो चश्मा बेस्ट है, यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो। यदि आप चश्मा एक्सेप्ट नहीं करते तो आज के लेज़र सर्जरीज बहुत ही जो है एक्यूरेट है सूटेबल लोगों के लिए, और उसकी परफेक्शन भी काफ़ी है। हम पिछले 40 साल से जो लेज़र में सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है, इंडिया में तो बहुत प्रोग्रेशन हो गया उस फील्ड में, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और सर जब हमें पता चल जाता है कि हमारी विजन वीक होती जा रही है, तो क्या हमें ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास पहले जाना चाहिए या ऑप्टिशियन के पास? देखो दोनों इफ़ेक्टिव है। ये इम्पोर्टेंट है कि पहले जाना चाहिए आपको। बहुत से लोग तो जाते ही नहीं, सोचते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यदि यस आप बाई चांस एक ऑप्टिशियन के पास चले गए, यदि वो कहता है कि आपके नंबर हमने करेक्ट कर दिया लेकिन आँखों का चेकअप करा लीजिए, तब आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि विज़न करेक्शन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में क्यों हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। कभी हो सकता है आपका जो आगे कॉर्निया है उसकी डिफ़ॉर्मिटी हो, कभी हो सकता है आपकी रेटिना की डिफ़ॉर्मिटी हो, या फिर रूटीन चेकअप करना भी ज़रूरी है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। आई हाइजीन तो हम सब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी आँखों की देखभाल करने की कोशिश करते हैं, पर क्या कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो हम सोच रहे हैं कि हम आँखों के लिए ठीक कर रहे हैं लेकिन हम गलत कर रहे हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, लोग जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं आँखों के लिए। जैसे आँखों में अननोइंगली आँखों को जो है आप रगड़ते रहते हो, मसाज करते रहते हो, जिसे हम आई रबिंग कहते हैं। उससे आँखों में बड़े सारे बीमारियाँ हो सकती है। तो कभी भी आई रबिंग नहीं करनी चाहिए आपको, आँखों को रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत से लोग ऐसे पोजीशन में सोते हैं जिसमें आँखों में प्रेशर रहता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप सोते हैं तो आँखों में हाथों का या फिर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उससे जो है आपकी आँखों की नज़र खराब हो सकती है। ये 2 चीज़ें लोग जानते नहीं हैं। वैसे भगवान ने आँखें ऐसे बनाई कि अपने आप क्लीन कर देता है सब कुछ। हमारे बॉडी में सबसे क्लीन चीज़ जो है, एक्सटर्नल चीज़, वो आईज ही है। आईज में ऐसे मैकेनिज़्म बने हैं कि अपने आप साफ करता रहता है। डॉक्टर साहब क्रिकेट में टी20 तो बड़ा सुना है, करेक्ट। आँखों में भी 20-20-20 का रूल आ गया है। ये 20-20-20 क्या है? ये बड़ा अच्छा आपने कहा। ये हमने कोविड के टाइम में ये फॉर्मूला निकाला था, बिकॉज़ वर्क फ्रॉम होम था।
तो लोग आप आँखों का केयर कैसे करेंगे, तो ये रूल निकाला था। उसमें ये था कि अब 20 मिनट आप काम करते हैं सिस्टम में, तो आपको जो है 20 सेकंड के लिए ब्रेक करना है, उसमें आप दूर देखना है आपको। कोई हरी-भरी चीज़ है या कि विंडो से बाहर देख लें, वो नहीं है तो अपने आप को किसी और से बात कर लें, ब्रेक कर लें। और 20 सेकंड के लिए आँखों को पलक झपकिए आप जो है। तो 20 सेकंड का आपको जो है ब्रेक, 20 सेकंड का पलक झपकना और पॉसिबल है 20 सेकंड लोगों से बात कर लीजिए। तो 60 सेकंड आपका ब्रेक हो जाएगा। और आजकल जो है एक नया 20 मैंने निकाला है, उसमें जो है आपकी गर्दन की एक्सरसाइजेस, बिकॉज़ आप 2-3 घंटे जब काम करते हैं गर्दन आपकी अकड़ जाती है। उसमें गर्दन राइट, लेफ्ट स्लोली अप एंड डाउन, ये करेंगे 20 सेकंड के लिए, तो उससे भी आपको फ़ायदा है। तो 20-20 एंड 20, तो ये नया रूल है इसके लिए। इसके साथ-साथ सनग्लासेस की बात करते हैं। धूप से बचने के लिए हम सभी सनग्लासेस लगाते हैं। ₹100 से लेकर 10,000 रुपए तक के सनग्लासेस मार्केट में उपलब्ध है। कौन से सनग्लासेस सही हैं पहनने? कैसे पता चले जब आप जाएँ दुकान पर और वो सनग्लासेस आपको खरीदने हो? उसमें 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। एक तो जो भी ग्लासेस आप पिकअप करते हैं, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो पहला काम ये करें कि जैसे पकड़ें तो देखें कि कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है। इसका मतलब है कि आपके ग्लासेस प्लेन है, क्लीन है, उसमें कोई गलत नंबर नहीं है उसमें। सेकंड ये है कि क्या किस पर्पज़ के लिए हम सन ग्लासेस ले रहे हैं। खाली सिंपली हवा रोकने के लिए, क्योंकि जो आजकल इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी की हवा जब लगती है उसमें ड्राइनेस हो जाता है। तो आप कुछ भी कोई भी ग्लासेस पिकअप कर सकते हैं, ब्लैक या ग्रे कुछ भी जो है। यदि आप किसी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं सी साइड में जा रहे हैं या फिर माउंटेन्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर यूवी रेज़ ज़्यादा होता है। तो सन ग्लासेस ऐसी होनी चाहिए यूवी रेज़ को ब्लॉक कर सके। हुँ। तो यूवी ए लाइट जो है सबसे खतरनाक होती है, तो वो सन ग्लास पिकअप कर जाए, यूवी ए लाइट को जो है ब्लॉक कर दे। और साइज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो है पूरे आई को ढके, जिससे कि जो है उसका जो है साइड से लाइट जो है अंदर न जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़िल्टर होनी चाहिए कभी-कभी जो है। कौन से रेज़ फ़िल्टर करता है? यूवी लाइट तो हो ही गया, साथ में कभी-कभी आप देखते हैं सबसे ज़्यादा जो आइज़ में जो पेनिट्रेट करते हैं वो लाइट है ब्लू रेज़ होता है। ब्लू रेंज के जो लाइट्स होते हैं, उस वेवलेंथ के लाइट जो है, उसको ब्लॉक करने के लिए आजकल बड़े सारे ब्लू फ़िल्टर लेंसेज़ भी आते हैं, जो सन ग्लासेस साथ तो हो भी सकते हैं, प्लेन ग्लासेस भी लगा सकते हैं। जैसे आपको रूटीनली ग्लासेस आप पहनते हो, उसमें भी ब्लू फ़िल्टर लेंसेज़ लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी लगा सकते हैं, जिससे कि अनवांटेड लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और मेन लाइट अंदर चली जाए। समझ नहीं आता कि ये ब्लू लाइट एक्सपोज़र है क्या? चश्मे में लगा तो देते हैं ये यूवी प्रोटेक्टर, लेकिन समझ नहीं आता कि ये हमारी काम की चीज़ है भी या नहीं। एक ये मैं ये कहूँगा कि नया जो है तरह का एक थिंकिंग है लोगों के ऊपर कि जब से हमारे कंट्री में या वर्ल्ड ओवर एलईडी लाइट्स बढ़ गए हैं, तो उससे जो है ब्लू लाइट एमिशन ज़्यादा हो जाती है। सब ये कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन लेना चाहिए। उसका कितना असर है नोबडी नोज़ दैट, बट येस प्रोटेक्शन लेना चाहिए, प्रिवेंशन ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा जो लोग ज़्यादा एक्सपोज़र रहते हैं ब्लू लाइट से, उनको ज़रूर लगाना चाहिए, और जो रूटीन काम करते हैं जहाँ एक्सपोज़र बहुत कम है उनकी ज़रूरत नहीं है। एक बेस्ट एक्सरसाइज़ बता दीजिए डॉक्टर साहब आज, जो हर एज ग्रुप के लिए रामबाण है। बेस्ट एक्सरसाइज तो ये है कि अपनी आँखों को जो है हमेशा साफ रखिए, और जैसे हम कहते आ रहे हैं जब भी मौका पड़े आप आँखों को जो है दोनों हथेलियों को जो है 2-3 बार रगड़िए, थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो आँख के ऊपर रखिए 10 सेकंड के लिए, फिर ऐसे कीजिए, ऐसे 3 बार करिए दिन में, तो आपकी आँखों के पलकें हमेशा साफ रहेंगी। बात अब बीमारियों की कर लेते हैं। जो लोग डायबिटिक है या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या जिन लोगों को कैटरैक्ट हो गया, उनको किस तरीके की सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? मैं ये कहूँगा कि लाइफ में ऐसे-ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पर आँखों की रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है। बच्चों में हमने बात कर ली। एक एज आता है अराउंड 40 इयर्स के आसपास में, जहाँ आपको पास के चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है या पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही होती, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो ये एक इंडिकेटर है कि आप जो है एजिंग पॉपुलेशन में आने वाले हो। तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें ज़रूरी है। विज़न टेस्टिंग तो ज़रूरी है, साथ में आँखों का प्रेशर चेक करना बहुत ज़रूरी है उस टाइम में। स्पेशली जिन लोगों के फैमिली में काला मोतिया रहा हो, और आँखों का पर्दे का चेक करना ज़रूरी है, जिसे हम रेटिना चेकअप कहते हैं। यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ हो किसी को, या खुद डायबिटीज़ से पीड़ित हो, तो आँखों की चेकअप करनी बहुत ज़रूरी है उस टाइम में। और ये ऐसा टाइम होता है जब आपकी माना आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है ड्राइविंग में, तो इफ़ यू हैव अ ग्लेयर, तो दैट्स द इंडिकेशन आपको कोई ना कोई डिफ़ॉर्मिटी होती है।
कैटरेक्ट का अर्लीस्ट साइन होता है कि आपको डिफ़िकल्टी होती है नाइट ड्राइविंग में, या फिर लाइट में आपको ठीक नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो ये इंडिकेट करता है आँखों के चेकअप ज़रूरी है। प्रिकॉशन ये है कि जब भी कोई आपको विज़न में डिस्टर्बेंस हो रही है तो आँखों का चेकअप ज़रूर करा लीजिए। और यदि आप डायबिटिक हैं तो साल में 1 बार, यदि आँखों के डायबिटीज़ का असर आ गया है तो 6 महीने में 1 बार आँखों का चेकअप कंपल्सरी है। तो जब भी चेकअप कराओगे तो आँखों का प्रेशर ज़रूर चेक कराइए। हर आदमी को 40 साल के बाद आँखों का चेकअप में प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो काला मोतिया होता है, जिसे ग्लॉकोमा कहते हैं, ये साइलेंट थीप होता है, धीरे पता नहीं चलता, आपकी नज़र जीरो हो जाती है। ग्लूकोमा का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। कैसे ग्लूकोमा का पता लगाया जाए और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास कब जाया जाए? जैसे मैंने कहा, ग्लॉकोमा नॉर्मली जो है मिडिल एज के बाद लोगों को अफेक्ट करता है, 40 साल के बाद। इंडिया में जो है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि बीमारी क्या है, और जब जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी विजन वापस नहीं आ सकती है। जी। जो एक बार डैमेज हो गया, देयर नो रिकवरी ऑन दिस। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन इज़ अ मेजर एस्पेक्ट फॉर दिस। तो जब भी आपको लगे कि जैसे मैंने कहा, आपके फैमिली में ग्लॉकोमा रहा हो पहले, यदि आपको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, आप स्मोक करते हो, यदि आपको कोई स्ट्रेस हो, तो ऐसे लोगों को जो है चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप स्टेरॉइड ले रहे हो शरीर के लिए, या आंखों में स्टेरॉइड ड्रॉप डाल रहे हो, तो उन लोगों को प्रेशर हाई हो सकता है, तो उनका चेकअप बहुत ज़रूरी है इसमें जो है। 5 टिप्स जो कामकाजी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, जहाँ वो आँखों की देखभाल कर सकते हैं अपने आप। नहीं, पहला तो ये है कि अपना स्क्रीन टाइम कम करिए। यदि आपको जो है काम कंपल्सरी है तो बीच में हमेशा जब भी आपके मन में सोच रहता है तो बीच में ब्रेक करना ज़रूरी है, इनफ टाइम के लिए। दूसरा, करेक्टिव ग्लासेस ज़रूरत है तो हमेशा पहनते रहिए। तीसरा, जैसे मैंने कहा, आँख में खुजली हो रही हो या आँखों में लाली हो रही है, कुछ भी हो रहा, तो अपनी तरफ से इलाज मत कराइए। यदि परसिस्ट कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर मिलिए। चौथा, मैं ये कहूँगा कि आपके फैमिली में कोई भी आँख की बीमारी या शरीर की कोई भी बीमारी हो तो अपनी आँखों का ज़रूर चेकअप करा लीजिए, क्योंकि हम बड़े सारे चीज़ें बिफोर जो है पिकअप कर सकते हैं। और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि अपनी आँखों का ध्यान तो ज़रूर रखिए, लेकिन अपने आसपास में अपने समाज के लोगों की जो है उनकी भी दृष्टि खोल के रखिएगा। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आपने 46 साल एम्स को दिए। आपकी वो फेयरवेल की जो वीडियो है वो सभी ने देखी कि कैसे आप भावुक हुए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस समय क्या वो पल था, और एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो संबंध होता है, एक डॉक्टर और उसके साथ के कोलीग्स के बीच का जो संबंध होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है? वो ऐसा क्षण था कि जैसे आप देखते हैं लड़की की विदाई होती है शादी के टाइम में, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट रहा है आपकी लाइफ से। तो वही एक फीलिंग थी मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए भी, जो मेरे साथ काम करते आ रहे थे, और जो मेरे अपने पेशेंट थे, दे वर लाइक माय ओन फैमिली पीपल, यू नो। और इतने सालों से उस जगह में जुड़ जाना, इट्स लाइक जिसको मैंने खुद बिल्डअप किया है। इंस्टीट्यूशन, आई वाज हेडिंग द इंस्टीट्यूशन फॉर सो लॉन्ग। तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें छूट रही है पीछे। और तब मुझे लगा कि कितना एक सिग्निफिकेंट लाइफ में ऐसा क्षण आता है जहाँ पर जब मैं खुद ही मैं उस वीडियो को देख रहा था, तब लग रहा था कि कितनी भावना है इसमें अटैच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तितियाल, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए, और आंखों से जुड़ी जो तमाम देखभाल हमें रोजमर्रा के जीवन में करनी चाहिए, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, इट वॉज सच ए प्लेजर टू बी विथ यू। तो आंखें आपके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत कीमती हैं, ये संभाल कर रखिए इन्हें। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आज सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।